नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा जुड़ी हुई रहेगी रशिया और यूक्रेन क्राइसिस से ही, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे एक पॉसिबल सॉल्यूशन या फिर एक पॉसिबल आउटकम के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में पहले भी खबरों में ये टर्म आ चुका है, फिनलैंडाइजेशन। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, व्हाट इज दिस फिनलैंडाइजेशन विच हैज बीन डिस्कस्ड एज अ पॉसिबल ऑप्शन और अ पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर यूक्रेन टू मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ न्यूट्रलिटी। कुछ दिनों पहले भी इसका मेंशन हुआ था, इनफैक्ट कुछ सालों पहले भी 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन का जो एरिया था क्रीमिया उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, उस समय पे भी फिनलैंडाइजेशन के बारे में चर्चा जरूर हो रही थी। तो आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म फिनलैंडाइजेशन। अब तक आपने अनुमान लगा लिया होगा, इट इज कनेक्टेड टू द स्कैंडिनेवियन कंट्री फिनलैंड। ये चर्चा होने वाली है उस अग्रीमेंट के बारे में जो फिनलैंड और यूएसएसआर के बीच था, जिसके तहत फिनलैंड ने एक न्यूट्रलिटी मेंटेन की थी। ना वो नेटो की तरफ थे, ना वो वॉर्सो पैक्ट की तरफ थे, जिससे कि उन्होंने न्यूट्रलिटी मेंटेन की दोनों पार्टीज के पर्सपेक्टिव से। अब क्या यही एक सॉल्यूशन बन सकता है यूक्रेन के लिए, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे बारे में। और अगर आप कोई भी कोर्स खरीदे स्टडी आईक्यू पे, डू यूज द कोड राहुल33, कैपिटल RAHUL, कोई स्पेस नहीं है, 33 इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, जस्ट यूज द कोड राहुल33। आपको किसी भी कोर्स के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा ऑन स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म 33% का। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, फरवरी 24, 2022 से रशिया की मिलिट्री एक्शन चल रही है, जो कंप्लीट इन्वेजन में बदल चुकी है। पुतिन अनाउंस्ड मिलिट्री एक्शन विच हैज टर्न्ड इनटू इन्वेजन, और अभी वो 4th वीक यानी कि ऑलमोस्ट एक महीना होने को आ गया है जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इनफैक्ट युद्ध काफ़ी भीषण हो चुका है। हम लोगों ने कुछ इस तरह की खबरें देखी थी कि रशिया ने बहुत ही भारी बम गिराया है मैरियोपोल के ऊपर, बहुत सारी जानमाल की नुकसान हुई है, यानी कि युद्ध अभी भी चल रहा है। सबके दिमाग में एक सवाल ज़रूर है, व्हेन विल दिस क्राइसिस एंड, व्हाट कैन बी अ पोटेंशियल सोल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर क्राइसिस। देखिए, रशिया की आउटराइट विक्ट्री तो नहीं नजर आ रही है, क्योंकि अगर वॉर ऑफ एट्रिशन चलेगा, यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, दोनों तरफ से ही नुकसान हो रहा है। ऑलमोस्ट एक महीना होने को आ चुका है अभी इस पर्टिकुलर क्राइसिस को। अब इस सिनारियो में कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक वर्केबल सॉल्यूशन हो सकता है फिनलैंडाइजेशन ऑफ यूक्रेन, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो भी मेंशन कर चुके थे। ऑल्दो जैसे ही क्राइसिस शुरू हुआ, जैसे ही मिलिट्री एक्शन शुरू हुई, उसके बाद इमैनुअल मैक्रो इन कीव ही डिनाइड डिस्कसिंग फिनलैंडाइजेशन ऑफ यूक्रेन विद पुतिन। बट फिनलैंडाइजेशन टर्म काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इनफैक्ट ये कुछ सालों पहले भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2014 में भी इसका एक मेंशन किया था हेनरी किसिंजर ने। हेनरी किसिंजर, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने कहा था कि यूक्रेन क्राइसिस को सेटल करने के लिए नॉट एग्जैक्टली फिनलैंडाइजेशन, बट ही सजेस्टेड सम सॉल्यूशंस व्हिच वर वेरी सिमिलर टू फिनलैंडाइजेशन। अब सवाल ये उठता है, ये फिनलैंडाइजेशन है क्या? व्हाट इज फिनलैंडाइजेशन? इट इज कनेक्टेड टू दी सोवियत यानी कि यूएसएसआर और फिनलैंड की एक ट्रीटी। इन दोनों ने एक ट्रीटी साइन की थी अप्रैल 1948 में। फिनलैंडाइजेशन बेसिकली रेफर्स टू अ ट्रीटी इन विच स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी वॉज मेंटेन, यानी कि फिनलैंड कंप्लीटली न्यूट्रल रहेगा, ना यूएसएसआर की तरफ रहेगा ना यूएसए की तरफ रहेगा। फिनलैंड ने बहुत ही स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी फॉलो की थी फॉर डेकेड्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, यानी कि 1948 से लेकर 1992 तक कंटिन्यूसली फिनलैंड वाज न्यूट्रल। और ये जो न्यूट्रलिटी थी, इट वाज रूटेड इन द एग्रीमेंट ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, जो फिनलैंड ने साइन किया था यूएसएसआर के साथ वे बैक इन 1948। 6 अप्रैल 1948 को साइन किया गया था। इस ट्रीटी को YYA ट्रीटी भी कहा जाता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और टंग ट्विस्टिंग नाम है इन द फिनिश लैंग्वेज, विल नॉट गेट इनटू इट। बट इस ट्रीटी के तहत 1948 से लेकर 1992 तक फिनलैंड स्ट्रिक्टली न्यूट्रल था। इट वॉज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन कॉल्ड एज पासिकिवी एंड केकोनेन डॉक्ट्रिन, यानी कि दो इंडिविजुअल्स थे, एक फिनलैंड से एक यूएसएसआर से। इन दोनों की आइडिया से एक पैसिकिवी केकोनिन लाइन बनाई गई थी, जिसके तहत द बाउंड्री वाज ड्रॉन बिटवीन फिनलैंड एंड रशिया एंड फिनलैंड मेंटेन न्यूट्रलिटी। अब इस अग्रीमेंट के आर्टिकल 1 के तहत ये कहा गया था कि सोवियट्स आर नॉट गोइंग टू बी अग्रेसिव टुवर्ड्स फिनलैंड, और फिनलैंड अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल करने नहीं देगा फॉर टू द वेस्टर्न ब्लॉक, ताकि वो अटैक करे रशिया के ऊपर, यानी कि फिनलैंड किसी की तरफ भी नहीं रहेगा।
अब इस स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी की ट्रीटी के चलते फिनलैंड ने क्या मेंटेन किया? फिनलैंड रशिया के बगल में था लेकिन फिर भी एक लिबरल डेमोक्रेसी बना रहा। अगर आप 1945 के बाद ईस्टर्न यूरोप की बात करें, ऑल्दो फिनलैंड नदर्न यूरोप में आता है, लेकिन आप ईस्टर्न यूरोप की बात करें, कंटिन्यूस टसल चल रहा था उस समय पे यूएसए ब्लॉक और यूएसएसआर ब्लॉक के बीच। आप उदाहरण ले सकते हैं पोलैंड का, हंगेरी का, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, बहुत सारी, यूगोस्लाविया तो ब्रेकअप हो गया, इवेंचुअली बहुत सारी छोटी बाल्कन कंट्रीज बनी वहाँ पे, लेकिन सभी जगह पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेटअप करने की कोशिश कर रहा था यूएसएसआर, लेकिन फिनलैंड में वो नहीं किया। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सोवियत फिनिश ट्रीटी। तो क्या अग्री हुआ और फिनलैंड ने इसको अग्री क्यों किया? देखिए, अगर आप फिनलैंड का मैप देखोगे, इट इज हियर, राइट? स्कैंडिनेवियन कंट्री में कह रहा हूँ, लेकिन टिपिकली अगर हम लोग स्कैंडिनेविया की बात करें, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन आते हैं, लेकिन बहुत सारी टेरिटरीज फ्रॉम फिनलैंड, आइसलैंड एटसेट्रा आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी स्कैंडिनेवियन, अराउंड 6-7 कंट्रीज ऑफ स्कैंडिनेविया। तो फिनलैंड आता है यहाँ पे। फिनलैंड की जो कैपिटल सिटी है हेलसिंकी, इट वाज वेरी क्लोज टू द कैपिटल सिटी एट दैट टाइम, द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया, दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग। और इसीलिए फिनलैंड ये चाहता था कि हम रशिया के साथ कोई विवाद नहीं चाहते, बहुत ही लंबा बाउंड्री है हमारा, हम शांति चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि यूएसएसआर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यहाँ पे सेटअप करे। तो इसीलिए उन्होंने एक न्यूट्रलिटी पैक्ट साइन किया, जिसके तहत दे डिड नॉट सपोर्ट यूएसए, दे डिड नॉट सपोर्ट यूएसएसआर। इन्होंने कहा, फिनलैंड ने कहा कि हम वेस्टर्न ब्लॉक को हमारी टेरिटरी से आपको अटैक करने नहीं देंगे और आप हम पे अटैक नहीं करोगे। अगर आपको याद होगा, रशिया ने इन पूरे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तो था ही, ये पूरा ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री रशिया का स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जरूर था, बट फिनलैंड मेंटेन दैट न्यूट्रलिटी। व्हाई? बिकॉज दे साइन दिस ट्रीटी, दे फॉलोड द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी, दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रेट पावर्स वॉज अवॉइडेड बाई फिनलैंड। अब सिंपल टर्म्स में, इन अ नटशेल, अगर आप मुझसे पूछे सर फिनलैंडाइजेशन है क्या? फिनलैंडाइजेशन बेसिकली मैं कहूँगा हमारी लैंग्वेज में नॉन अलाइनमेंट, हम भी वही फॉलो करते थे, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, जहाँ पे ना हम यूएसए ब्लॉक को सपोर्ट करेंगे ना यूएसएसआर को करेंगे। फिनलैंड ने बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया। फिनलैंड डिड नॉट जॉइन द मार्शल प्लान। मार्शल प्लान दिया गया था जॉर्ज मार्शल द्वारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस समय प्रेसिडेंट वॉज हैरी ट्रूमन, राइट? हैरी ट्रूमन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉर्ज मार्शल, जहाँ पे उन्होंने एक मार्शल प्लान दिया था फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप, विच वॉज डिस्ट्रॉयड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। इसका एक काउंटर प्लान भी बना था फ्रॉम द यूएसएसआर साइड, दैट वाज मोलोटोव प्लान। तो फिनलैंड ने ना मार्शल प्लान ज्वाइन किया, ना मोलोटोव प्लान ज्वाइन किया। फिनलैंड ने ना नेटो को ज्वाइन किया, ना वॉर्सो को ज्वाइन किया। उन्होंने स्ट्रिक्टली न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन की एंड दे डिड इट सक्सेसफुली फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। अब इसी को बताया जा रहा है एक सोल्यूशन हो सकता है फॉर यूक्रेन। देखिए, ये केवल फिनलैंड के साथ नहीं किया गया था, आपको याद होगा, इनफैक्ट सोवियत यूनियन ने ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए थे ऑफ न्यूट्रलिटी विद मेनी कंट्रीज। इनफैक्ट वे बैक इन 1943 दे साइंड अ सिमिलर ट्रीटी विद फ्री फ्रांस। फ्री फ्रांस मतलब फ्रांस के ऊपर उस समय पे नाजी जर्मनी का कब्जा हुआ था। जब फ्रांस को फ्रीडम दिलाई गई थी फ्रॉम द नाजीज, उस समय पे भी सोवियत यूनियन ने साइन किया था फ्री फ्रांस के साथ कुछ इस तरह का अग्रीमेंट कि वो न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन लेटर ऑन फ्रांस इवेंचुअली ज्वाइन द वेस्टर्न ब्लॉक। उसके बाद 1961 में नॉर्थ कोरिया के साथ भी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रीटी ऑफ न्यूट्रलिटी साइन की गई। इंडिया के साथ हम लोग जानते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड सिक्योरिटी विद वियतनाम इन 1978। तो बहुत सारी कंट्रीज के साथ साइन किया। इसीलिए मैंने आपको बताया कि प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज में फिनलैंडाइजेशन मतलब क्या है? इट इज़ नॉन अलाइनमेंट टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पार्टी। कोल्ड वॉर के दौरान हम लोगों ने भी कुछ यही पॉलिसी फॉलो की थी, राइट? अब सवाल उठता है कि सर मैं फिनलैंडाइजेशन समझ गया, अब सवाल ये उठता है कि सर क्या ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? इज इट स्टिल फीजिबल? देखिए, अभी फिलहाल तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं मैटर्स। अब फिनलैंड की तरह ऑप्शन सेलेक्ट करना यूक्रेन के लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह की रशिया की एक्शन हो चुकी है उससे मोस्ट ऑफ द सिटीज ऑफ यूक्रेन दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड। एंड आयरॉनिकली हम लोग फिनलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। फिनलैंड में ही हाल ही में एक रेफरेंडम हुआ जहां पे 60% लोगों ने ये कहा कि हमें नेटो ज्वाइन करना चाहिए। सो पॉसिबली फिनलैंड इटसेल्फ इज प्लानिंग टू ज्वाइन नेटो। यानी कि इतनी बड़ी दरार हो चुकी है रशिया और यूक्रेन के बीच दैट फिनलैंडाइजेशन मे नॉट बी अ वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशन, बट हु नोस, इंटरनेशनल रिलेशंस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, राइट? तो इफ नॉट एग्जैक्टली फिनलैंडाइजेशन, फिनलैंड टेम्पलेट के ऊपर कुछ ना कुछ एक सीज फायर करके कोई एग्रीमेंट जरूर साइन किया जा सकता है। बट आई होप कि आपको ये आइडिया क्लियर हो चुकी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनलैंडाइजेशन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। एंड राइट नाउ इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। Option of Finlandization might not be possible for Ukraine as of now, but still let us wait and watch कि क्या होगा।
दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. जय हिंद.